है कि आपके प्रेजेंट होते हैं, लाइक मैमल्स में भी क्या है कि आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर में रहते हैं, तो लेकिन उनमें उस तरीके की एडेप्टेशन होती है कि वो क्या है कि काफी लंबी डीप डाइव्स के दौरान क्या है कि अपनी जो सांस है उसको रोक सकते हैं, तो वो क्या है कि आपकी एडेप्टेशन होती है। बाकी जो है ना कुछ में एसेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी होते हैं, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होते हैं लाइक स्किन वगैरह, जो रेस्पिरेशन में क्या है कि आपका मदद करती है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशिस का, वो क्या है कि आपका गिल से, कुछ में आपके एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है कि आपके होते हैं, और कुछ फिशिस में क्या है कि आपका जो गिल्स है वो एक्सक्रेटरी पर्पस का भी क्या काम करते हैं, क्या आपके एक्सक्रेटरी पर्पस का भी काम करते हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 4 पेयर के गिल्स क्या है कि आपके टेलियोस्ट में होते हैं, दे आर बोर्न ऑन द फर्स्ट 4 ब्रैंकियल आर्चेज, और वो क्या है कि आपके जो है ना बोर्न करते हैं जो है ना मतलब पहली 4 ब्रैंकियल आर्चेज में। तो हर एक गिल फिलामेंट क्या है कि आपका कंपोस्ट किया रहता है, कई सारी क्या है कि आपकी लैमली होती है, और लैमली क्या करती है, आपकी वीनस ब्लड जो है ना थ्रू एफरेंट आर्टरी फ्रॉम वेंट्रल ओटा, एंड द ब्लड कैरी अवे ऑक्सीजन फ्रॉम द लैमली थ्रू एफरेंट आर्टरीज टू द डोर्सल ओटा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, क्या है कि आपका जो लैमिलिया है, गिल की जो लैमली है, ठीक है, गिल की लैमली में क्या है कि आपका डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का ब्लड के साथ। ठीक है, तो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है कि आपकी जो एफरेंट आर्टरी है वो क्या है कि आपकी कैरी कर लेगी, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है कि आपका ट्रांसपोर्ट कर देगी डोर्सल ओर्टा की तरफ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपकी वेंट्रल ओर्टा की। ठीक है, तो वेंट्रल ओर्टा से क्या है कि आपका जो है ना, वेंट्रल ओर्टा से आपकी एफरेंट आर्टरी ब्लड कैरी करके लेके आएगी, और वो टिश्यू से ब्लड कैरी करके लेके आएगी, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ एक बार फिर दोबारा से, रुको व्हाइट स्क्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आपको ना बिना व्हाइट स्क्रीन के, तो फिर, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे क्या है कि बच्चों है आपकी गिल लैमिली, ठीक है, गिल लैमिली, ठीक है, और ये आपका जो है ना डिफ्यूजन ऑक्सीजन और ब्लड में क्या है कि आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है, ये आपकी इफरेंट आर्टरी है, इफरेंट, और इससे ऊपर हो गया आपका डोर्सल ओर्टा। इधर डोर्सल ओर्टा हो गया, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके ला रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, गिल, एफरेंट आर्टरी, डोर्सल ओर्टा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड करके ला रही है, ये लैमिली है। अब यहाँ से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, फिर ये आपकी इफरेंट, ये आपकी ए है, एफरेंट है, ये इफरेंट है, इसका ध्यान रखना। तो इफरेंट आर्टरी क्या है कि आपकी ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएंगी, वो डोर्सल ओटा की तरफ क्या है कि जाएगा, और इधर होगा आपका वेंट्रल ओटा। मैंने गलत बता दिया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, गिल लैमिली ये आपकी होगी एफरेंट आर्टरी, ये आपका वेंट्रल ओटा, ठीक है, ये आपका वीनस ब्लड कैरी करके लाएंगी, वीनस ब्लड, ठीक है। तो ये है, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा जो आपका गिल लैमेले तक आया, अब गिल लैमेले से जो है ना आपका फिर दोबारा से ऑक्सीनेटेड होगा, तो इफरेंट आर्टरी उसको जो है ना ले जाएंगी ऑक्सीनेटेड ब्लड को, किसकी तरफ, डोर्सल ओर्टा की तरफ। तो इस तरीके से ब्लड का क्या है कि आपका सर्कुलेशन क्या है कि आपका होता है। तो जो ऑक्सीनेशन है ब्लड का, वो क्या है कि आपका डन होता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब क्या है कि आपकी गिल क्लोराइड सेल भी होती है गिल फिलामेंट्स के बीच में, जो क्या है कि आपका ऑस्मोसिस की जो प्रॉब्लम प्रोसेस है उसको क्या है कि आपका वो रेगुलेट करती है। आवाज आ रही है ना बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? जी यस सर। सर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विम ब्लेडर की। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका एक ऑर्गन होता है जो क्या है कि आपकी जो बायोन्सी है फिश की, उसको क्या है कि आपका मेंटेन करके क्या है कि आपका जलता है। तो दो टाइप्स के क्या है कि आपके स्विम ब्लेडर होते हैं, पहला हो गया आपका फाइसोसोटोमस, एंड दूसरा आपका फाइसोचिलोटस। इससे क्वेश्चन आया था, मैं कह रहा था ना कि भाई गारंटी नहीं है कि नहीं आए, लेकिन आ भी सकता है। तो फाइसोटोमस कंडीशन से क्वेश्चन आपका 219 में आया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 219 में क्या क्वेश्चन आया था कि आपका जब स्विम ब्लेडर जो है आपका कनेक्टेड हो किससे, आपका एलिमेंट्री कैनाल से या फिर ईसोफेगस से, तो उस कंडीशंस को आप फाइसोटोमस कंडीशन कहते हो, फाइसोसोटोमस। ठीक है, और क्या है कि फाइसोटोमस कंडीशन क्या है कि जब आपका एयर ब्लेडर या फिर स्विम ब्लेडर किससे कनेक्टेड हो, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से। और फाइसो चीलोट जो भी है, फाइसो
चिल जो भी है, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें क्या है कि स्विम ब्लैडर का कनेक्शन नहीं रहता है ईसोफेगस या फिर एलिमेंट्री कैनाल से, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आ चुका है। ठीक है, तो जो नेचुरली जो फिशेज जिनके अंदर फाइसोचीटिलस स्विम ब्लैडर है, वो क्या है कि आपका लॉन्ग टाइम्स इन देयर वर्टिकल मूवमेंट्स, उनको क्या है कि आपका लंबे समय लगता है वर्टिकल मूवमेंट्स में, तो इसका भी क्या है कि सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की। तो आपके जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी तरह ही क्या है कि आपका जो डायरेक्टिव ट्रैक्ट है फिश का, वो स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, और माउथ से क्या है कि आपका डाइजेस्टिव माउथ से क्या है कि आपका डाइजेशन क्या है कि आपका स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में माउथ से आपका स्टार्च का डाइजेशन क्या है कि आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो माउथ होता है वो या तो फिर ट्यूबुलर सकिंग टाइप होता है, या फिर ग्राइंडिंग ग्रेस्पिंग टाइप क्या है कि आपका माउथ होता है। ट्यूबुलर सकिंग टाइप या फिर ग्राइंडिंग ग्रेस्पिंग टाइप क्या है कि आपका माउथ होता है। अब अकॉर्डिंग टू फूड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिश क्या है कि आपकी क्लासिफाइड है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस फिशेस। तो अकॉर्डिंगली माउथ ऑफ फिश शो वेरिएशंस, तो आपकी जो माउथ है फिशेस की वो क्या है कि आपका वेरिएशन शो करती है। कुछ फिशेस में क्या है कि आपका टीथ होता है, कुछ में क्या है कि आपके टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रॉम बक्कल कैविटी विच हैज ए टेस्ट बड, और किस में क्या है कि आपकी कुछ फिशेस, जैसे आप अगर देखोगे सिल्वर कार्प में आपके टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते होंगे कि नहीं होते होंगे, सिल्वर कार्प में। नहीं प्रेजेंट होंगे। ज्यादातर जैसे सपोज ना जो टेस्ट बड, जहां तक मैं देखूंगा हर्बीवोरस फिशेज में ज्यादा टेस्ट बड्स होंगे, ओमनीवोरस में भी टेस्ट बड्स होंगे, लेकिन प्लैंक्टिवोरस फिशेज में कम टेस्ट बड्स क्या है कि आपके होंगे। ठीक है, और जो आपका बक्कल कैविटी से आपका जो फूड है वो क्या है कि स्टोमक में पास होता है, लेकिन स्टोमक आपका साइप्रिनिड्स में एब्सेंट होता है। आपका ट्रू स्टोमक आपका क्या है कि साइप्रिनिड्स में क्या है कि आपका एब्सेंट होता है, ये हमने पढ़ा था एनाटोमी वाली सिचुएशन में। और एक्चुअली में क्या है कि आपका जो स्टोमक है वो फाल्स स्टोमक क्या है कि आपका कार्ब्स में या फिर साइप्रोनेट्स में क्या है कि आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टोमक में क्या है कि आपका जो फूड है वो मक्कस और जो गैस्ट्रिक जूसेस है उनसे क्या है कि आपका जो है ना मिक्स होता है। और जो मक्कस और जो गैस्ट्रिक जूसेस है, जैसे जब हमने अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के ह्यूमन डाइजेशन की बात की थी, तो हमारा जो फूड है जब स्टोमक में जाता है तो स्टोमक एचसीएल सीक्रेट करता है ना, तो एचसीएल क्या है कि आपका एसिडिक होता है। ठीक है, और बाकी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो क्या है कि आपकी जो है ना एल्कलाइन नेचर की होती है, क्योंकि जो उससे आपके जो सिक्रेशन बाकी एलिमेंट्री कैनाल से जो सिक्रेट होते हैं वो एल्कलाइन ही क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रेप्टनेट्स की, वो क्या है कि आपकी जो है ना एल्कलाइन ही होती है। ठीक है, तो आपका फिर फाइनली जो इंटेस्टाइन्स है वो एक एनस के थ्रू क्या है कि आपकी एक्सट्रीलियरली क्या है कि आपकी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हिमोटोपोइटिक टिश्यू की। ठीक है, तो जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है फिशेस का, जैसे आपकी एंटीरियर किडनी, लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस आर द जो है ना क्या है कि आपकी हिमोटोपोइटिक, मैंने कल जब मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा था तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि हिमोटोपोइटिक टिश्यू कौन से होते हैं, कि दैट आर द ये वो टिश्यू होते हैं जो क्या है कि आपके ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या है कि आपका रेस्पॉन्सिबल क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो जैसे हिमोपोइटिक टिश्यू की बात हो रही है, तो ये ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन होते हैं फिशेज में, जैसे एंटीरियर किडनी है ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है, लीवर, स्प्लीन एंड थाइमस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड जो है ना फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपकी जो हिमोटोप्लास्ट गिव राइज टू स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोइड हिमोटोब्लास्ट, आपकी जो हिमोब्लास्ट है वो क्या है कि आपके छोटे या फिर बड़े लिम्फोइड हिमोब्लास्ट को क्या है कि गिव राइज करती है। तो जो आपकी स्मॉल लिम्फोइड हेमेटोब्लास्ट है वो क्या है कि आपकी इरिथ्रोसाइट में क्या है कि आपकी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, और प्रोबेबली थ्रोम्बोसाइट में क्या है कि आपकी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है। तो इरिथ्रोसाइट्स को आप रेड ब्लड सेल्स और आपको थ्रोम्बोसाइट्स को आप ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से क्या है कि जो है ना मतलब जानते हैं। और जो आपकी बड़ी बड़ी जो मतलब इसमें जो आपके हेमोटोब्लास्ट है वो दो तरीके की सेल्स होती है, एक स्मॉल लिम्फोइड हेमेटोब्लास्ट और एक आपके लार्ज लिम्फोइड हेमेटोब्लास्ट। तो आपकी जो स्मॉल लिम्फोइड हेमेटोप्लास्ट है वो आरबीसीज और प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो बड़ी है लिम्फोइड हार्मोप्लास्ट वो ग्रेनुलोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसीज वगैरह में क्या है कि आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको अभी ध्यान रखना है कि आपकी जो स्मॉल लिम्फोइड हेमेटोब्लास्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है आरबीसीज में एंड थ्रोम्बोसाइट्स में, और जो आपकी लार्ज लिम्फोइड वो है क्या ना आपकी हेमेटोब्लास्ट वो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है कि आपकी कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की।
ठीक है। तो आपके जो गल्फ फैक्ट्री है या फिर ऑल फैक्ट्री है, इनका अलग अलग फंक्शंस होता है कि गल्फ फैक्ट्री विल डिटेक्ट टेस्ट एंड ऑल फैक्ट्री विल डिटेक्ट स्मेल, ऐसा कुछ होता है ना। तो सबसे पहले हम सेंसरी ऑर्गन जो है फिशेस की, उसमें ऑल फैक्ट्री की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो ऑल फैक्ट्री सेक ईच ऑफ फैक्ट्री सेक पोजेस टू अपर्चर ऑफ विच एंटीरियर इज डिवाइडेड विद इन ए वाल। ठीक है। तो आपकी जो नोस्ट्रिल है वो क्या है कि आर नॉट मीन फॉर स्मेलिंग, वो क्या है कि आपका स्मेलिंग के लिए क्या है कि आपकी नहीं होती है। जो आपकी स्मेलिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी है फिशेस में, वो डिपेंड होती है आपकी कीमो रिसेप्टर सिस्टम पे, कि आपकी जो स्मेलिंग और आपकी जो एक तरीके से टेस्टिंग फैसिलिटी होती है फिशेस की, वो कीमो रिसेप्टर सिस्टम जो होता है उस पे क्या है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो आपके जो कीमो रिसेप्टर्स है पूरी की पूरी बॉडी सरफेस पे क्या है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कुछ जो है ना मतलब कुछ फिशेस में। जैसे क्या है कि आपके बारबल्स क्या है कि आपके होते हैं, तो बारबल्स क्या है कि आपका किस चीज का क्या है कि आपका काम करते हैं, तो वो टच एंड टेस्ट का जो है ना मतलब पर्पस को सर्व करते हैं। ठीक है। और जो आपकी टेस्ट बड है वो जनरली प्रेजेंट होती है माउथ में, बट मे फाउंड इन ईसोफेगस आल्सो, वो क्या है कि आपकी ईसोफेगस में भी क्या है कि आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब जो बारबल्स है वो क्या है कि आपके जो है ना मतलब ग्रेट है, बारबल्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन बॉटम ड्वेलिंग फिशेस। ठीक है। और आपकी जो बॉटम ड्वेलिंग फिशेस है मतलब बॉटम में रहना पसंद करती है, तो उनके लिए क्या है कि आपकी जो है ना मतलब ज्यादा क्या है कि आपकी जो है ना मतलब मदद करती है। ठीक है। वेयर एज आईज आर ऑफ लिटिल यूज। ठीक है। तो आपकी जो आईज है वो क्या है कि आपकी लिटिल यूज की है। ठीक है। तो आपकी जो आईज है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होती है फिशेस में, और वो क्या है कि आपके एक्वियस मीडियम में क्या है कि आपका देख लेती है। जैसे आपकी आईज जो है ना एक्वस मीडियम में सी नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जो फिशेस की आई होंगी वो एक्वस मीडियम में क्या है कि आपकी सी कर लेंगी, क्योंकि जो आईज हैं इनकी, उन पे एक स्पेरिकल लेंसेज जो है ना मतलब होता है, जो क्या है कि आपके कॉर्निया को क्या है कि आपका कवर करता है, एंड द सेम इज सपोर्टेड बाय रिफ्रैक्टाइल मसल एंड लिगामेंट, जो आपके रिफ्रैक्टाइल मसल एंड लिगामेंट्स को भी क्या है कि आपका कवर करके क्या है कि आपका रखता है। इसके अलावा आपके ऑडिटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है। आपका ओठोलिथ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल लाइन क्या है कि आपके प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या है कि आपके ऑडिटरी ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड ओठोलिथ एंड लेटरल लाइन क्या है कि आपका ऑडिटरी ऑर्गन जो होता है फिजिक्स का, उसको क्या है कि आपका जो है ना मतलब उसका फंक्शंस क्या है कि आपका करती है। ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपकी चीजें क्या है कि आपकी जो है ना फिजिक्स में क्या है कि आपकी प्रेजेंट क्या है कि आपकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब और ज्यादा इसमें कुछ चीज क्या है कि आपकी इंपॉर्टेंट है रही नहीं है। अब सीधा हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन फिशेज। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्विमिंग का। ठीक है। तो आपकी हर एक फिशेज की स्विमिंग कैपेबिलिटी, जो आपकी हर एक फिश क्या है कि आपकी स्विम करती है, लेकिन क्या है कि जो उनकी स्विमिंग कैपेबिलिटी है वो डिफर होती है। किसी में आपके एयर ब्लेडर या फिर स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कॉन्ड्राइथिस क्या है कि आपका कंटिन्यूअसली जो है ना मतलब स्विम करते हैं, तो कंटिन्यूअसली क्या है कि वो आपका मूव करती रहती है, इस वजह से क्या है कि आपका स्विम करती है। ठीक है। और कुछ क्या है कि आपका बॉटम में क्या है कि आपका रहना पसंद करती है। तो सम आर वेरी एक्टिव, कुछ क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है लाइक प्लेजिक फिशेज, और जो बॉटम फिशेज होती है वो सेडेटरी होती है। मीन्स क्या है कि आपका छुप के रहना पसंद करती है, और क्या है कि आप पे एक जगह खड़ी रहती है, ज्यादा मूव नहीं करती है। ठीक है। तो आपका जो फिशेज है वो क्या है कि आपका जो है ना मीडियम में जो है ना स्विम करता है, और उस मीडियम में स्विम करता है जिसकी आपकी डेंसिटी क्या है कि आपकी या फिर जो आपका ज्यादा डेंस होता है आपका एयर से। जैसे क्या है कि आपकी जो फिश है वो उस एनवायरनमेंट में स्विम करती है जो एयर से 800 गुना ज्यादा क्या है कि आपका ज्यादा क्या है कि आपका डेंस होता है। ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है स्विम करने के लिए, वो क्या है कि आपकी दोगुनी क्या है कि आपकी हो जाती है। ठीक है। मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड मतलब कई गुना क्या है कि आपकी मल्टीप्लाइड हो जाती है, जब क्या है कि जो आपकी नॉर्मल स्पीड है फिश की, वो क्या है कि आपकी डबल्ड हो। जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल, अगर एक फिश क्या है कि आपकी 10 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से जो है ना 10 नॉट की स्पीड से क्या है कि आपका वो स्विम कर रही है, अगर उसको 20 नॉट की स्पीड से जो है ना स्विम करना है, तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कई गुना क्या है कि आपकी जो है ना मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है कि आपका था। नेक्स्ट हम रेस्पिरेशन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह क्या है कि फिश को भी क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फिशेस को भी क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है। अब वो क्या है कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है कि आपकी कम होती है एयर के कंपैरिजन में, और वो भी क्या है कि आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है। कि आपकी जो फिश है, कभी ऐसा तो आपने देखा होगा
कि भाई एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम हो गई हो, ऐसा तो कहीं जो है ना, मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शन जगह है, वो तो चलो अलग चीज है, लेकिन कहीं ऐसा सुनने में नहीं आया होगा तो भाई ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये प्लेंटी में अवेलेबल है एयर में ना। लेकिन अगर आप उसकी बात करोगे बेटा, हाँ, वाटर की तो वहां पे तो कम होती रहती है ना भाई, कभी इंक्रीज करती है कभी डिक्रीज करती है, तो आपकी जो फिशेज है उसको क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, और वो उस एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है कि आपके एयर के कंपैरिजन में काफी कम होती है, और वो काफी कम के साथ साथ फ्लक्चुएट भी होती रहती है। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसफर है ऑक्सीजन का वाटर टू ब्लड ऑफ ए फिश इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपका जो ट्रांसफर है ऑक्सीजन का फ्रॉम वाटर टू ब्लड, वो क्या है कि ऑफ ए फिश इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस है डिफ्यूजन का, कि आपका जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन कैसे डिफ्यूज होती है, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या है कि आपकी ब्लड में क्या है कि आपकी ऑक्सीजन क्या है कि आपकी ट्रांसफर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेशन की। तो जो फूड जो आपका टेकन है बाय द फिश इज डाइजेस्टेड बाय डिफरेंट एंजाइम व्हिच एक्ट अपॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो फूड जो आपका फिश जो आपका टेकन कर रही है, वो डिफरेंट एंजाइम्स उसको जो है ना डाइजेशन के लिए क्या है कि आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम फिश फूड टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें भी क्या है कि हमने चीजें क्या है कि आपकी पढ़ी थी कि डिफरेंट एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। ठीक है, तो वो क्या है कि आपका कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स वगैरह पे क्या है कि आपका जो है ना मतलब एक्ट करते हैं। और जो पेप्सिन है वो क्या है कि आपका स्टोमक में क्या है कि आपका सीक्रेट होता है, और वो एक तरीके से प्रोटीन पे क्या है कि आपका एक्ट करता है। इसी तरीके से लीवर क्या है कि आपका बाइल साल्ट को सीक्रेट करता है, और बाइल साल्ट क्या है कि आपके फैट्स को क्या है कि आपका इमल्सिफाई करते हैं। ठीक है, एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, ग्लाइकोजन में। पैनक्रियाज आपकी पैनक्रियाज जो आपके पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करती है, जो प्रोटीन पैक करती है, कार्बोहाइड्रेट पैक करती है, फैट पैक करती है। ठीक है, तो आपकी जो डक्ट्स है दोनों ग्लैंड्स की वो क्या है कि आपकी इंटीरियर पार्ट जो है इंटेस्टाइन्स का, उसमें क्या है कि वो आपका ओपन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटिंग मैकेनिज्म की। तो ब्लड क्या है कि आपका एक फ्लूइड है जो आपका इंटरेक्ट करता है विद एवरी ऑर्गन ऑफ फिश फ्लोइंग थ्रू आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन्स। ब्लड क्या है कि एक फ्लूइड है जो आपका इंटरेक्ट करता है हर एक ऑर्गन से, जो है ना जो आपके फिशेज में, किसके थ्रू, आपका आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, लेकिन हर एक ऑर्गन से क्या है कि आपका वो इंटरेक्ट जरूर करता है आपका ब्लड। तो आपके जो वेंट्रिकल है वो एक तरीके से पंप का काम जो है ना मतलब काम करते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल जो है एक तरीके से पंप का काम करते हैं, जो जो है ना जो प्रेशर है फ्लो का, उसको क्या है कि आपका जनरेट करते हैं। तो जब प्रेशर क्या है कि आपका फॉल करता है, तो व्हेन ब्लड रीचेस द गिल फॉल फर्दर इट रीचेस डोर्सल ओटा। जब क्या है कि आपका जो प्रेशर है वो फॉल करता है, तो व्हेन ब्लड रीचेस द गिल्स फॉल्स फर्दर एज इट रीचेस डोर्सल ओटा। ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है वो क्या है कि आपका नील हो जाता है, एंड क्या है कि आपकी जो ब्लड फ्लो रीचेस द कैपिलरी, और जो आपका ब्लड फ्लो है वो कैपिलरी को क्या है कि आपका रीचेस करता है। अब जो ब्लड है वो ओरिकल को क्या है कि फिर दोबारा से क्या है कि आपका हार्ट में क्या है कि आपका जो है ना रीच करता है, जहाँ पे क्या है कि आपका निगेटिव प्रेशर होता है, और वहां पे क्या है कि आपका सक्शन होता है, और रिदमिक स्क्वीजिंग जो है आपकी फिशेस की मसल्स के ड्यूरिंग स्विमिंग के दौरान। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे ये समझाया गया है कि हाउ ब्लड सर्कुलेटेड फ्रॉम जो है ना मतलब टिश्यू टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू टिश्यू, वो चीज क्या है कि आपकी यहाँ पे समझाई गई है, तो वो ऊपर मैंने आपको सही करके समझा दी थी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि स्ट्रेस के दौरान आपके जैसे फ्लाइट एंड फ्राइट एक हार्मोन होता है ना, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन करके, जब लड़ाई के टाइम पे, फाइट के दौरान पे, या फिर सडन शॉक के दौरान पे, वो हार्मोन क्या है कि आपका सीक्रेट होता है। तो उस हार्मोन का क्या नाम है बच्चों, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन का? आवाज आ रही है? एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन। हाँ, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो क्या है कि जब आपका स्टेट होती है स्ट्रेस की, तो एपिनेफ्रिन क्या है कि आपका रोल प्ले करता है ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। तो दो हार्मोन्स क्या है कि आपके होते हैं, एक एसिटिल कोलिन और स्मृति ने बताया, और दूसरा आपका एड्रेनलिन। ये क्या है कि आपका जो ब्लड फ्लो है गिल्स फिलामेंट्स में, उसको क्या है कि आपका रेगुलेट करते हैं ये दो हार्मोन, एसिटिल कोलिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला हार्मोन है वो क्या करता है कि कंट्रोल द फ्लो व्हेन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज लो। ठीक है, कि जब आपकी जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए वो लो हो, और कीपिंग द ब्लड इन द इंटरनल कैविटीज ऑफ द गेल फिलामेंट, और आपका जो ब्लड है उसको इंटरनल कैविटीज जो है आपकी गेल फिलामेंट्स की, उसमें क्या है कि आपका कीप करती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन ऑफ फिश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनल इपिनेफ्रिन ब्लड फ्लो इज routed through lamely when the gases exchange is maximum। तो ये क्या है कि आपका इस तरीके से ब्लड का क्या है कि आपका सर्कुलेशन वगैरह है।
अब नेक्स्ट है आपका 265 नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ओस्मो रेगुलेशन की। ओस्मो रेगुलेशन भी क्या है कि आपका इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 220 में क्वेश्चन आया था ओस्मो रेगुलेशन से, आप देख भी सकते हो क्वेश्चन पेपर में जाके। तो ओस्मो रेगुलेशन की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके जो डिजोल्व पार्टिकल्स हो वो आपके कम हो। डिजोल्व पार्टिकल्स भी कौन से, आपके साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स, किसके कंपैरिजन में, आपके नॉर्मल सेल या फिर ब्लड के कंपैरिजन में। तो इसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो फिश है वो फ्रेश वाटर फिश है, तो वो कौन से सॉल्यूशन में स्विम करती है बच्चों, फ्रेश वाटर फिश? हाइपोटोनिक। हाइपो हाइपोटोनिक। हाँ, और जो आपकी मरीन वाटर फिशेज है वो हाइपरटोनिक। मरीन एनवायरनमेंट में कितने ज्यादा साल्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं उतने आपके फिश की बॉडी में क्या है कि आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि आपकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपकी मरीन वाटर फिशेज क्या है कि आपकी होती है। तो ठीक है, ये समझ आया कि आपकी जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन दैट कंटेन फ्यूअर डिसॉल्व पार्टिकल्स लाइक साल्ट एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स देन इज फाउंड इन आपकी नॉर्मल सेल एंड ब्लड, ठीक है। तो ओस्मो रेगुलेशन की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपकी फ्रेश वाटर फिशेज है वो हाइपोटोनिक मीडियम में क्या है कि आपकी रहती है, और जो मरीन वाटर फिशेज है वो हाइपरटोनिक मीडियम में रहती है। कि मरीन वाटर फिशेज के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और उसका जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और फ्रेश वाटर में उल्टा होगा कि फ्रेश वाटर में आपकी साल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी और उसके अंदर बॉडी के अंदर आपकी फ्रेश वाटर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हाई होगी। तो एज सच जो आपका ओस्मो रेगुलेशन है फिक्स का, वो एक तरीके का कम्प्लेक्स जो है ना मतलब प्रोसेस है जो मेनली गवर्न करता है होम्योस्टेसिस जो है आपके फिशेज का, ठीक है। तो आपका ओस्मो रेगुलेशन जो है फिशेज का वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो मेनली क्या करता है, जो आपकी होमोस्टेसिस है फिश की उसको क्या है कि मेनली गवर्न करता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फिश में क्या है कि आपका बहुत ज्यादा लॉट ऑफ एम्बिएंट वाटर होता है जो क्या है कि आपका डिफ्यूज करता है फिश में, किसके थ्रू, गिल एपिथेलिया के थ्रू, ठीक है। सो टू मेंटेन साल्ट वाटर बैलेंस द फिश एक्सक्रीट ऑलमोस्ट आयरन फ्री यूराइन। कि आपका जो साल्ट वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए आपका जो फिश है वो आपका आयरन फ्री यूराइन को क्या है कि आपका जो है ना ऑलमोस्टली एक्सक्रेट करता है। तो आपकी जो मरीन वाटर फिशेज है वो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या है कि आपका लीव करती है, ठीक है। सो ए लॉट ऑफ वाटर कंटेनिंग सोडियम पोटेशियम क्लोरीन आयन कट कम्स आउट ऑफ द फिश गिल एपिथेलिया, ठीक है। तो आपकी जो मरीन फिशेज हैं वो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या है कि आपका रहती है। तो आपके जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन है वो क्या है कि आपके फिश एपिथेलिया से क्या है कि आपके कम्स आउट क्या है कि आपके होते हैं, ठीक है। तो ओस्मो रेगुलेशन में आपकी जो मरीन फिशेज हैं वो क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी क्या है कि आपकी स्पेंड कर देता है होम्योस्टेसिस को क्या है कि आपका मेंटेन करने के लिए। और जो किडनी होती है फ्रेश वाटर फिशेज की वो क्या है कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। और उससे क्या है कि आपका रिजल्टेंट होम्योस्टेसिस क्या है कि आपका हो जाता है। तो एक तरीके से, एक सेकंड रुकिएगा, होम्योस्टेसिस की मैं एक पर्टिकुलर बढ़िया सी डेफिनेशन बता दूं क्योंकि एक दो बार ये आ चुका है। वैसे तो टेम्परेचर वगैरह को भी मेंटेन करने को वही होम्योस्टेसिस कंसिडर किया जाता है। हाँ, कि आपका द प्रोसेस बाय विच बॉडी रिएक्ट टू चेंज इन ऑर्डर टू कीप कंडीशन इनसाइड द बॉडी। मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोसेस जिसमें क्या है कि आपकी जो बॉडी रिएक्ट कर रही है बाहर के चेंज होने में, ठीक है। तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या है कि आपकी सेम रहे, तो उसमें उस तरीके की जो है ना मतलब रिएक्ट कर रही है। तो एक तरीके से आपकी आपने जो है ना मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी क्या है कि आपका होमोस्टेसिस कंडीशंस क्या है कि आपकी कहला सकती है। तो ये है। अब सीधा हम जो है ना जो मैकेनिज्म है आपका एंडोक्राइन सिस्टम की, उसके मैकेनिज्म की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है फिजिक्स का उस वो क्या है कि हैव सम डिफ्यूज एज वेल एज क्लियर कट ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर डिवोइड ऑफ डक्ट। मतलब आपके एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, इंटरनल ग्लैंड्स है, कॉर्पिकल्स ऑफ स्टेंटेनियस है, क्रामेफिन टिश्यू है, यूरोफोसिस है। ये सब क्या है कि आपकी थायराइड है, पैनक्रियाज है, ये सब क्या है कि आपकी है। अब जो पिट्यूटरी है वो क्या सिक्रेट करती है, आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रिकोनोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन आपके पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। वेसोप्रीन एंड आपका वेसोप्रीन हार्मोन्स कौन सी पिट्यूटरी का पार्ट जो है ना सिक्रेट करता है बच्चों?
दो पार्ट होते हैं ना, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो वैसोप्रीन कौन से पार्ट से सीक्रेट होता है बच्चों? न्यूरो न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और आपके थायराइड से कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। तो थायराइड क्या है कि आपका थायरोसिन हार्मोन सिक्रेट करता है। कॉर्पिकल्स ऑफ स्टेंटेनियस से आपका कैल्सिटोनिन क्या है कि आपका सिक्रेट होता है। ठीक है, और आपके एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या है कि आपके गोनाड से सिक्रेटेड होते हैं। ठीक है, और जो कोर्टिकोस्ट्रोपिड्स है वो क्या है कि आपके जो इंटरनल एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो क्या है कि आपका सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और आपकी जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन क्या है कि आपका सिक्रेट करती है। ठीक है, तो आपकी यूरोडोसोन्सिन, अर्जिनिन और वैसोटॉक्सिन क्या है कि आपके यूरोफाइसिस उनको क्या है कि आपका सिक्रेट करते हैं। तो जो पिट्यूटरी कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर डक्टलेट्स देन, बट द पिट्यूटरी इटसेल्फ इट्स कंट्रोल बाय द ब्रेन ऑफ द फिश। मतलब आपकी जो पिट्यूटरी है वो किससे कंट्रोल होती है? फिश के ब्रेन से। लेकिन आपकी जो पिट्यूटरी है वो अदर डक्टलेट्स ग्लैंड की एक्टिविटी को क्या है कि आपका कंट्रोल करके चलती है। वो लाइन क्या है कि यहाँ पे आपकी समझाई गई है। नेक्स्ट हम बात जो करेंगे आपकी एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड रिलेटेड फिश डिजीज। तो सबसे पहले हम फिश के स्ट्रेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, वो कंटिन्यूअसली क्या है कि आपका जो है ना कॉन्स्टेंटली क्या है कि आपका चेंजेस उसमें आते रहते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। अब जो आपके जो चेंजेस हैं वो क्या है कि आपके प्रोसीजर क्या है कि आपके इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके इंटेंसिव फिश कल्चर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, ये सब चीजें क्या है कि आपकी होती हैं। तो इतना ज्यादा तो इसमें क्या है कि हम देखते नहीं, सीधा हम स्ट्रेसर जो है फिशेस की उसकी क्या है कि बात करते हैं फिश स्ट्रेसर की। तो केमिकल स्ट्रेसर कौन से हैं, फिजिकल स्ट्रेसर कौन से हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, प्रोसीजरल स्ट्रेसर कौन से हैं, या फिर बायोलॉजिकल स्ट्रेसर कौन कौन से हैं। जैसे आपका जो है वाटर क्वालिटी की वजह से, पोल्यूटेंट की वजह से, मेटाबॉलिक वेस्टेज की वजह से अगर कोई स्ट्रेस हुआ तो वो केमिकल स्ट्रेसर हुआ। ठीक है, अब फिजिकल स्ट्रेसर की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपके टेम्परेचर और गैस सैचुरेशन की वजह से जो आपका स्ट्रेस का हुआ वो फिजिकल स्ट्रेचर हुआ। ठीक है, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोकिंग और डिजीज स्ट्रेसमेंट की वजह से जो आपका स्ट्रेचर हुआ वो प्रोसीजरल स्ट्रेचर क्या है कि आपका हुआ। अगर आपने ओवर स्टोकिंग डेंसिटी कर रखी है, वाटर का कॉन्फाइनमेंट कर रखा है, डाइट कंपोजिशन एंड अवेलेबिलिटी है, वो आर द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रेसर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर किसी तालाब में आपने ओवर स्टोकिंग कर दी तो वो किस आपका किस स्ट्रेसर का एग्जांपल हुआ ओवर स्टोकिंग? बायोलॉजिकल स्ट्रेस। हाँ, और अगर कहीं पे मेटाबोला सपोज क्या है कि आपके हैवी मेटल्स प्रेजेंट है तो वो किसका एग्जांपल हुआ बच्चों? केमिकल। और कहीं पे आपने वाटर इफ्लेंट, मतलब एक तरीके से आपका जो हीटेड वाटर है वो क्या है कि आपने डिस्चार्ज कर दिया वाटर बॉडी में, तो वो किस चीज का एग्जांपल हुआ बच्चों? फिजिकल। कोई आपकी जो है ना मतलब एक तरीके से आप डिजीज, कोई बीमारी लग रही है तो डिजीज को ट्रीट करने के लिए आप जो है ना मेडिसिन वगैरह का यूज कर रहे हो। तो ऐसा होता है ना कि भाई फॉर एग्जांपल अगर कोई आप में से बीमार हुआ और आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो बीमारी की वजह से तो स्ट्रेस होगा, ट्रीटमेंट की वजह से भी तो स्ट्रेस होता है ना यार, अभी कितने पैसे खराब हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये साली दवाई कितनी कड़वी है, तो इससे भी तो स्ट्रेस होता है। तो वो कौन सा स्ट्रेस हुआ बच्चों? मतलब मैं आप प्रोसीजरल। वो चीज़ें क्या है कि आपका स्ट्रेच हुआ है, स्टोकिंग आपने की तो स्टोकिंग करने से भी क्या है कि आपका प्रोसीजरल स्ट्रेस क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि जो स्ट्रेस डायग्नोस क्या है कि आपके जो है ना मतलब कैसे किए जाते हैं, कि फिजिक्स में स्ट्रेस को कैसे डायग्नोस किया जाता है, कि बस फिश क्या है कि आपकी स्ट्रेस कंडीशन में है। तो कई सारे स्ट्रेसेस कॉमनली क्या है कि आपके एनकाउंटर्ड किए जाते हैं जब क्या है कि आपकी फिशेज में क्या है कि आपके एनकाउंटर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि जैसे आप स्ट्रेसर को कैसे पहचानोगे कि आपकी जो है ना वाटर क्वालिटी जो है ना डिटोरिएट हो रही होगी, ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही होगी, अमोनिया का लेवल इंक्रीज कर रहा होगा, हाई या फिर लो पीएच होगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, फिश स्ट्रेच में होगी, और वो फिश ग्रोथ के लिए क्या है कि आपकी अनसुटेबल क्या है कि आपकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टेम्परेचर स्ट्रेचर की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो एक रैपिड सब लीथल टेम्परेचर क्या है कि आपका इंक्रीज करेगा 2835 डिग्री सेल्सियस में, और जो आपका ब्लड है वो चेंज करेगा काप्स में। ठीक है, तो आपकी जो इंक्रीज है कोर्टिसोल का और डिक्रीज क्या है कि आपका इंटरनल एक्सोरेपिक ओसिड्स ओके, मतलब एक तरीके से क्या है कि टेम्परेचर क्या है कि अगर सपोज राइज करेगा
तो कोर्टिसोल इंक्रीज करेगा, और जो आपका इंटरनल एस्कॉर्बिक एसिड्स है वो क्या है कि आपका डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे तीन सिचुएशंस क्या है कि आपकी दे रखी है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, आपकी हाइपर इकोस्टोमिया। हाइपर का मतलब होता है कि जब जो है ना आपका ज्यादा हो, और हाइपो का मतलब कम होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा हो गया हाइपर कोलेस्ट्रोमिया में। हाइपर ग्लाइसीमिया ग्लाइकोजन कंटेंट क्या है कि आपका ज्यादा हो गया। हाइपर लैक्टीमिया में लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन क्या है कि आपकी ज्यादा हो गई। तो ये सब है इसमें, और बाकी तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट अब बचा नहीं है। अब सीधा हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो है ना मतलब चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस के बारे में क्या है कि आपको दिया गया है कि डिजीजेस हैं, ठीक है। उनके काउजेटिव एजेंट्स तो नहीं दिए गए हैं यहाँ पे कि किसका कौन सा काउजेटिव एजेंट है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके इन्वॉल्व होते हैं ये डिजीजेस में, जैसे कोलोमेरल डिजीजेस है तो उसमें क्राउडिंग हो रही होगी, हैंडलिंग या फिर हायर टेम्परेचर होगा तो जो है ना कोलोमेरल डिजीज की चांसेस होंगे। तो ये सब है, तो इतना तो इसमें डिटेल में आएगा नहीं। अब इन्फेक्टेड डिजीजेस की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका डिजीज आ गई, इंपॉर्टेंट ही चीज मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी तो एक तरीके की थ्योरी टाइप की है, उनसे कोई क्वेश्चंस क्या है कि आपके बन नहीं सकते हैं, ठीक है। डिजीज ट्राइंगल सबको पता ही होगा कि डिजीज ट्राइंगल में कोई जो है ना एक तरीके से इम्बेलेंस होता है, तो फिर क्या है कि आपकी ससेप्टेबल होती है डिजीज में, ठीक है। तो डिजीज ट्राइंगल में कौन कौन होता है, डिजीज काउजिंग एजेंट, एनवायरमेंट एंड होस्ट, ठीक है। होस्ट वो होता है जिसको डिजीज लगनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोअन डिजीज की, ठीक है बच्चों। तो प्रोटोन जो डिजीज में क्या है कि हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात होगी आपकी इक्थोपिटेरिस की, तो इसको व्हाइट स्पॉट डिजीज या फिर एक डिजीज के नाम से भी क्या है कि आप जानते हैं, इक्थोफोटियरियसिस, ठीक है। तो ये आपका एक डिजीज या फिर व्हाइट स्पॉट डिजीज का जो काउजेटिव एजेंट है वो कौन है बच्चों, आपका इक्थोफेथेरियसिस। इसका ध्यान रखेंगे ना सब बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है, या फिर कॉमन डिजीज है आपकी फ्रेश वाटर कार्प्स की, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपका इक्टोपोटोरिस ये डिजीज का नाम है, काउजेटिव एजेंट का नाम नहीं है, इक्टोपोटोरिस। तो इसको व्हाइट स्पॉट डिजीज एक डिजीज, और इसका जो काउजेटिव एजेंट है वो इक्टोपिटीरेस मोटिफेलिस होता है, ये ध्यान रखिएगा, इक्टोपेटोरिस नहीं होता है, मैंने गलत बता दिया। इक्टोपिटीरेस मोटिफेलिस इज द काउजेटिव एजेंट ऑफ व्हाइट स्पॉट डिजीज, एक डिजीज या फिर आपकी इक्टोपिटेरियसिस, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन डिजीज है फ्रेश वाटर कार्प की। तो आपकी जो अफेक्टेड फिशेज है उसमें एक माइन्यूट शुगर गेन, जो आपकी शुगर ग्रेन होती है उसकी तरह क्या है कि आपका जो है ना वाइड नोडुलर स्पॉट्स क्या है कि आपकी स्किन पे होता है, फिन्स पे होता है और गिल्स पे होता है, ठीक है। तो आपकी जो इन्फेक्टेस स्टेज इन द होस्ट इज द माइग्रेटरी थ्योरेंट विच इन्फेक्ट फिश स्किन और गिल्स। वो क्या है कि आपका जो होस्ट है उसमें स्किन और गिल्स को क्या है कि आपका इफेक्ट करती है, ठीक है। और बाकी अगर इसमें ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो पैरासाइट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए 1 घंटे तक आप 2 से 3% NaCl सॉल्यूशन या फिर 1:500 फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में 30 मिनट तक डेली जो है ना डिप करिएगा, तो उससे भी जो है ना छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक्वेरियम वगैरह में क्या है कि आपके लग रही है एक्वेरियम फिशेज में, तो 1 ml आप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन क्या है कि आप 5 लीटर एक्वेरियम वाटर में क्या है कि आप डाल दीजिएगा, और 1 से 2 दिन तक ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो उससे भी क्या है कि आपका छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको पॉन्ड ट्रीटमेंट करना है तो आपको जो है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो। और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो डोज होती है वो 0.5 ppm क्या है कि आपकी होती है। मेलेचाइट ग्रीन भी क्या है कि आप इस्तेमाल करते हो, उसकी जो आपकी 0.15 ppm क्या है कि आपकी डोज क्या है कि आपकी होती है, एक तरीके से प्रोटोजोन डिजीज से जो है ना मतलब बचने के लिए। अब दूसरी डिजीज आ गई आपकी ट्रैकिडोनस, डियोनियस। ये आपकी जो इंडियन मेजर कार्प्स या फिर कैट फिशेज हैं उनकी बहुत सारी लाइफ स्टेजेस को, फ्राई को, फिंगरलिंग को, ईयरलिंग को, ब्रूडर्स को, उनको क्या है कि आपका अफेक्ट करती है, ठीक है। तो अफेक्टेड फिश क्या करती है कि पेल गिल्स क्या है कि आपका शो करती है, और उसमें क्रीमी कोटिंग क्या है कि आपकी होती है एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन और माइल्ड हाइपरप्लेसिया की वजह से। और इसके जो काउजेटिव एजेंट्स है ट्राइकोडेनियसिस के, वो आपकी 3 स्पीसीज सिलिएट्स की जो ट्राइकोडेनियसिस के काउजेटिव एजेंट है। पहला आपका ट्राइकोडेनिया, दूसरा आपका ट्राइपैटिलिया, तीसरा आपका ट्राइकोडेनिलिया। ये क्या है कि आपकी जो है ना दे आर ब्यूटीफुल लुकिंग विद द शेप वेरिंग फ्रॉम फ्लैट डिश टू बेल शेप्ड वन, एक तरीके से इस तरीके की ब्यूटीफुल क्या है कि आपकी होती है,
ठीक है, तो हमने डिजीज का नाम पता कर लिया, कॉजेटिव एजेंट पता कर लिया, अफेक्टेड फिश कौन सी है, सिम्टम्स के बारे में पता कर लिया। अब हम सीधा ट्रीटमेंट की क्या है कि जो है ना हम बात करेंगे। तो वाटर क्वालिटी को आप इंप्रूव करो, या फिर जो स्टॉकिंग डेंसिटी है उसको कम करो। ठीक है, बाट ट्रीटमेंट आप उसको दो। बाट ट्रीटमेंट जो आपको देना है वो किसका देना है, 2 से 3% NaCl का या फिर फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट दो। पौंड को KMnO4 से क्या है कि आप ट्रीट करके क्या है कि आप रखो। तो इस एक डिजीज से क्या है कि आप ट्राइकोडेसियस डिजीज से क्या है कि आप छुटकारा क्या है कि आप पा जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज आपकी है कोस्टियासिस डिजीज। ठीक है, कोस्टियासिस डिजीज की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कोस्टियासिस डिजीज वायरल है, फंगल है, प्रोटोजोन डिजीज है बच्चों। हेलो बच्चों, मेरी प्रोटोजोन आवाज। डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज, तो प्रोटोजोन। यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका जो काउजेटिव एजेंट है इक्टोपोडा है, अगर उसको कोस्टिया भी कह सकते हो। कोस्टियासिस डिजीज का काउजेटिव एजेंट इक्टोपोडा याद कर लो, या फिर कोस्टिया याद कर लो, इक्टोपोडा जरूर याद करना। ठीक है, अब ये फ्रेश वाटर फिश कोई क्या है कि आपका अफेक्ट करती है। तो अगर उसके सिम्टम्स की मैं बात करूं तो गिल्स एंड इंटरनल सरफेस आपके प्रोलिफेटेड होते हैं, और जब आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, आपकी जो अफेक्टेड फिश है उसमें ब्लूइश व्हाइट शेड क्या है कि आपकी बॉडी सरफेस पे क्या है कि आपका होता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3% NaCl का क्या है कि आप बार ट्रीटमेंट कीजिएगा, 50 लीटर या फिर 50 लीटर के MnO4 में डिप कीजिएगा, 100 mg/लीटर के हिसाब से फॉर्मेलिन में डिप कीजिएगा या फिर ट्रीटमेंट दीजिएगा। या फिर अगर पौंड के ट्रीटमेंट करते हैं तो 25 mg/लीटर के हिसाब से फॉर्मेलिन या फिर 5 mg/लीटर के हिसाब से आप KMnO4 क्या है कि आप उसमें यूज कीजिएगा। तो आपको जो कोस्टियासिस एक तरीके की प्रोटोजोन डिजीज है उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपने एक चीज देखी होगी प्रोटोन डिजीज में KMnO4 और आपका जो मेलाचाइड ग्रीन है या फिर जो साल्ट है वो काफी अच्छा काम किया है कि आपका करता है। तो एक तरीके का क्या है कि आपका बिना एक्सपेंसिव चीज के यूज किए हुए आप डिजीज से क्या है कि आप छुटकारा पा सकते हो। और ये नहीं आप कह रहे हो ना कि प्रोटोन डिजीज पता है क्या काम करती है, इतनी तेजी से मोटिलेट तो काउज नहीं करती है, लेकिन मछली की ग्रोथ नहीं होने देती है। मतलब मछली ऐसा है ना कि एक तो डिजीज ऐसी है कि भाई जो मछली एकदम मर जाए, एक डिजीज ऐसी है कि मछली तड़फ तड़फ के मरे, तो उसमें ये जो है ना सिचुएशन काउंट्स करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटोजोन क्या है कि काम करते हैं भाई, उसको जो है ना बस खत्म करने में क्या है कि आपके लगे रहते हैं। जो इरोडिंग का काम क्या है कि इनका ज्यादा होता है, प्रोटोजोन जो काउजेटिव एजेंट्स होते हैं। तो ये है बच्चों। बाकी क्या है कि बच्चों हम जो है ना कल इसको जो है ना क्या है कि आगे पढ़ते हैं, तो 1-2 दिन में ये चैप्टर क्या है कि आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है फिर बच्चों, थैंक यू।